हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी को। गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। और आप सभी का एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको जो विज्ञान है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको अति महत्वपूर्ण जो कि एग्ज़ाम्स में आने वाले वो क्वेश्चन मैं करवा रहा था। इससे पहले मैं देखो आपको पहला, दूसरा, तीसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। उन्हीं में से मैं कह सकता हूँ आपको 75 से 80% क्वेश्चन मिलने वाला है। एक बार आप टेस्ट कीजिएगा और उन क्वेश्चनों को याद कर लेना। जिसने आज तक साइंस नहीं पढ़ी है वो भी उस क्वेश्चनों को ज़रूर याद करें। जिनको अच्छे परसेंटेज बनानी है, 60+ बनानी, 70+, वो भी उन क्वेश्चनों को देखें। हूबहू आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया वो पढ़ लो आप, बस आपका पेपर एकदम अच्छा होने वाला है। तो आज अपन चर्चा करने वाले चौथा पार्ट जी के आपके सामने अध्याय नंबर 4 कार्बन है उसके सहयोगी यौगिक, ठीक है। और उसके ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है उससे पहले देखो एक छोटे नंबर का सवाल मैं आपको बता देता हूँ। देखो एग्जाम में आपको मीथेन का फॉर्मूला 1 नंबर में पूछा जा सकता है, और एसिटिक अम्ल 1 नंबर में पूछा जा सकता है, क्लोरोफॉर्म, ये 3 फॉर्मूला आप याद कर लेना। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका सहसंयोजी आबंध क्या था। तो सहसंयोजी आबंध बिल्कुल आपके सामने होगा, यहाँ से स्टार्ट है उत्तर इसका। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा जो बनने वाला जो आबंध होता है ना, उसे सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो परमाणु होते हैं, उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, उसकी साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, आबंध बनता है, उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल की मैं बात करूँ तो आपके सामने मीथेन की संरचना। तो मीथेन की जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है ये आपको याद रखनी है। ये आपका कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। तो ये संरचना आपके 1 नंबर में एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो बिल्कुल मैं अगला क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा। देखो अगला सवाल आपके सामने कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के अपरूप आप याद करना, कार्बन के अपरूप 3 होते हैं आपके, हीरा, ग्रेफाइट और बंक मुंसिन फुलरिन, यानी फुलरिन। ये जो 3 जो अपरूप है इसके बारे में आपको सवाल पक्का देखने को मिलेगा। तीनों के बारे में आपका पक्का या इसमें दिया हुआ है, यहाँ तक आगे तक आपका दिया हुआ है, तो ज़रूर इसको आप अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक दिया हुआ देखो, मैं बता देता हूँ, यहाँ तक है ना, यहाँ तक पूरा तीनों के बारे में दे रखा है, यहाँ तक आप इसे पढ़ लेना। ये कार्बन का अपरूप हो गया। आगे आगे चलो, आगे चलो तो मैं आपको और इम्पोर्टेंट सवाल बता देता हूँ। जैसे एक है ना, आपको ये जो सारणी नज़र आ रही, कार्बन और हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र आपको याद रखना है। जैसे आ जाता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो ये जो बहुत आसान है, बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। मेथेन का CH4 संरचना ये होती है, एथेन का C2H6, इसमें से एक सूत्र या आपको संरचना पूछी जा सकती है। अब आगे आ जाओ, आगे आओ तो देखो इधर मैं आपको कुछ संरचनाएं बताता हूँ। देखो ये आपके सामने है साइक्लोहेक्सेन की संरचना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बेंजीन की संरचना और सूत्र दोनों ही इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का जो सूत्र होता है आपका C6H12 होता है, बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है। दोनों की संरचना और दोनों के सूत्र आप याद कर लेना, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो एल्किन, एल्काइन। देखो नीचे अगर आपको यार नज़र आ रहा है अच्छे से तो मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल एग्जाम में बन सकता है कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन क्या होता है, और इनके सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मैं आपको बता देता हूँ। ये IUPAC का एक अलग ही मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आप IUPAC नाम बनाना, यानी नाम पद्धति, कार्बनिक यौगिक की जो नाम पद्धति है ना, वो कैसे नाम बनते हैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ तो देखो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकारक क्या होता है, देखो कुछ पदार्थ जो अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ही ऑक्सीकारक कहा जाता है। एक दो एग्जाम्पल यूज कर लेना, सवाल 1 नंबर में याद कर लेना। यूँ पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 ऑक्सीकारकों के नाम दीजिए, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है।
और एक और देख लेते इसके अंदर आपका एक ही दिया हुआ है, तो एक ही से याद कर लिया, पोटेशियम परमैंगनेट आपको याद करना है, एक उदाहरण। इसके अलावा देखो अगले क्वेश्चनों की अगर मैं बात कर लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, बेंजीन और संकलन अभिक्रिया पूछा जा सकता है। देखो संकलन अभिक्रिया ये रही आपकी, यहाँ से स्टार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में बनने के बिल्कुल पूरे चांसेस है भाई। पैलेडियम और निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त कार्बन जोड़कर जो संतृप्त कार्बन देते हैं उत्प्रेरक, यहाँ तक इसका परिभाषा होगी। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया की जो भिन्न दर है ना वो आगे बढ़ जाती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ तक आपको याद करना है, ये आप तक हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद मैं आगे आपको बता देता हूँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख लो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनिवीकृत होते हैं और अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति अक्रिय होती है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। आगे आ जाओ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो एथेनोइक के जो अमल के जो आपके गुणधर्म है ना, ये कोई पूछा जाएगा तो 4 गुणधर्म बताना है आपको। तो देखो मैं आपको बताता हूँ एथेनोइक अमल के 4। एथेनोइक अमल को सामान्यतः एसिटिक अमल कहा जाता है। एथेनोइक अमल को क्या कहा जाता है? एसिटिक अमल। शुरू में मैंने 1 नंबर में बताया था कि ये फॉर्मूला याद करना, CH3COOH। आगे बढ़ते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अमल के समूह से संबंधित है। एसिटिक अमल में 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अमल का गलनांक 290 के होता है, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है। इसी कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अमल भी कहा जाता है। और कार्बोक्सिलिक अमल कहा जाना कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण और अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। ये इसके गुणधर्म आप अच्छे से याद कर लेना। आगे मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल बताऊं तो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, ये मिसेल का निर्माण कैसे होता है, ये चित्र भी आपको याद करना, सवाल एग्जाम में बनेगा। साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। बिल्कुल आपका एग्जाम में बनने वाला, एक बार आपका ये सवाल भी एग्जाम में बना था, जो भी मैं आपको बता देता हूँ। एस्टरीकरण ऊपर ही ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। एस्टरीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल के अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी भी अम्ल की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो ये परिभाषा रही, एक आपका समीकरण याद कर लेना अच्छे से, आप पूछा जा सकता है। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको मिसेल का निर्माण कैसे होता है। ये रहा आपका मिसेल, बड़ा नंबर में आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। ये मिसेल हो गया, इसमें आपको जलरागीर जल विरागी दोनों याद करने, ये संरचना भी आपको याद करनी है अच्छे से। बिल्कुल मेल हटाने से जो साबुन पर जो प्रभाव पड़ता है वो भी आपको देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो मैं कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपका सवाल नहीं बनने वाला। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको क्वेश्चनों में बताना चाहूँगा। इसके अलावा देखो ऑब्जेक्टिव अगर किसी भी चैप्टर के पीछे दिए हुए तो वो ज़रूर याद करना, उसमें से आपको हूबहू 2 4 5 सवाल मिलेंगे। तो एक सवाल ये याद करके जाना आप, समजातीय श्रेणी क्या है, नज़र आ रहा होगा आपको, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा देखना चाहो तो एक आप साबुन की सफाई की प्रक्रिया की जो क्रियाविधि है उसको समझाना। तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इनको आप ज़रूर अपने कॉपी में उतार के याद करना ज़रूर शुरू करें, आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। इससे पहले आप पहले दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर के नोट्स बनाना शुरू कर दो और याद करना शुरू कर दो। क्लियर? आपको कोई भी गाइड से नहीं पढ़ना है, यानी पासबुक से नहीं पढ़ना आपको। मैं तो ये कहता हूँ किसी भी नोट्स से मत पढ़ो, किसी भी डेस्क वर्क से मत पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ किताब में आंसर वो याद कर लो, आप वैसे ही अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। मैं कहता हूँ मेरे बताए अगर सवाल याद कर लें तो 60+ नंबर आप साइंस में वैसे ही कवर कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि सेशनल आपके सेशनल मान लो आपके 18 सेशनल यहाँ से जाते हैं, अब 60 लाने में कितने 40 नंबर आपको लाना है, 40 से 42 नंबर। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 60 से 65 नंबर का तो हूबहू मेरा पेपर छप जाएगा। उसमें से अगर आप अच्छे से करके आते हो तो आराम से आपके 45+ नंबर आएंगे। 45+ नंबर आ गया तो 60+ हो गया ना आपका, तो आराम से आप फर्स्ट डिवीजन आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से तैयारी करो। अब खेलना कूदना और टाइम को वेस्ट करना बिल्कुल छोड़ दें और अपनी तैयारी पर ध्यान दें।